नमस्कार साथियों, मैं सौरभ तपलियाल एक बार फिर चाणक्य परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। वन दरोगा के लिए नए बैचेज स्टार्ट करने मैंने आपको बता दिया था क्लास में कि नए बैचेज हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी। और आज हम लोग वन दरोगा का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 9th-10th की एनसीईआरटी जैसे कि सिलेबस में बताई गई है, तो 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट पदार्थ हमारे आसपास, मैटर इन आवर सराउंडिंग। जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं जिनका इंग्लिश मीडियम रहा है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, इस क्लासेस को ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत उन्हें नहीं होगी, क्लास बाइलिंगुअल होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगी। और आपको ये ऐसा कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी कि इंग्लिश मीडियम वाले को कहीं पर समझने में कोई परेशानी आ रही है। ये चीजें आपको क्लियर आगे वीडियो में समझ आती रहेंगी। हालांकि हिंदी में ज्यादातर हमारे विद्यार्थी जो है वो हिंदी वाले हैं, तो हम हिंदी पर ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को भी ऐसी कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। कोशिश किया जाएगा कि दोनों को साथ लेकर के चला जाए। शुरू करते हैं हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग। एक चैप्टर है ये। अगली आगे जो वीडियोस आएंगी हमारी उसमें जैसे केमिस्ट्री का हम कोई भी एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वो चैप्टर कंप्लीट ही करेंगे, या जो भी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर तो एनसीईआरटी में जितने पॉइंट्स दे रखे हैं वो सारे पॉइंट्स को लेकर के चलेंगे, क्वेश्चन आंसर तक सॉल्व करेंगे, सारी चीजें करवाएंगे, चैप्टर का कुछ भी नहीं छोड़ेंगे 9th-10th की एनसीईआरटी का। तो शुरू करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, पदार्थ हमारे आसपास। और इसमें सबसे पहली बात की अगर जैसे ही हम शुरू करें तो सबसे पहली चीज आती है कि पदार्थ क्या होता है, यानी मैटर किसे कहते हैं। सारी बेसिक चीजें हैं, आपने पढ़ी होंगी स्कूल में कहीं बार। पदार्थ वाला चैप्टर तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में सभी जगह आपने पढ़ा होगा। मैटर आपने अलग अलग क्लासेस में थोड़ा डीपली अलग अलग इसे पढ़ा होगा। यहाँ तक कि 12वीं तक भी पदार्थ के बारे में बताया जाता है। पदार्थ कहते किसको है, तो सबसे पहले पदार्थ को समझने के लिए मैटर किसे कहते हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग अ मास। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग अ मास, कोई भी वो वस्तु जो जगह को घेरती है और उसमें द्रव्यमान होता है। कोई भी वो वस्तु जो जगह घेरे, है ना, ऑक्यूपाई स्पेस, जगह को घेरे या फिर उसमें द्रव्यमान हो, उसे हम लोग बोलते हैं पदार्थ। जो जगह को घेरे या फिर उसमें द्रव्यमान हो उसे कहा जाता है पदार्थ। जगह को घेरे या द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा द्रव्यमान शब्द को समझना, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मास। मास क्या होता है, देखो कोई वस्तु अंदर से कितनी भरी है, मतलब पार्टिकल से कितनी भरी है, वो उस वस्तु का द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान पदार्थ, यानी कि पदार्थ की डेफिनेशन में तुम्हें बस इतना समझना है कि कोई भी वो वस्तु जो जगह को घेरती है और उसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। जैसे हमारे पास आसपास सभी चीजें, मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, वाटर बॉटल हो गई, सभी चीजें ये क्या है, पदार्थ के अंतर्गत आती है। पानी हो गया, यहाँ तक कि सूर्य, सभी चीजें ये पदार्थ में आती है। आगे आगे हम लोग समझेंगे। पदार्थ के बाद हमारे पास जो चीज इसमें आ जाती है वो आते हैं पदार्थ के गुणधर्म। पदार्थ के गुणधर्म, और पदार्थ के गुणधर्मों में आपको क्या क्या चीजें समझनी है, तो उसमें आपको पहली चीज ये समझनी है पदार्थ के गुणधर्म, यानी कि क्या क्या पदार्थ के गुण होते हैं उनमें समझना है आपको। पहली चीज की पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। पदार्थ के जो कण होते हैं और उन कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। रिक्त स्थान होता है तो कैसे कैसे होता है, आगे चल करके हम पदार्थ की 5 अवस्थाएं पढ़ेंगे। मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं पदार्थ की हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गया। इसके अलावा भी 2 अवस्थाएं, प्लाज्मा हो गया और कंडेंसेट हो गया। उसे हम लोग कल जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी हम फिलहाल इन 3 चीजों को लेकर के चलते हैं। ठोस यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमने कहा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, और पदार्थ हमारे पास जो होता है वो 3 अवस्थाओं में उपलब्ध होता है, या तो ठोस अवस्था में, या फिर द्रव अवस्था में, या फिर गैस अवस्था में।
पदार्थ के कणों के बीच सबसे कम रिक्त स्थान जो होता है वो ठोस के कणों के बीच, ठोस के कणों के बीच सबसे कम रिक्त स्थान होता है। उसके बाद थोड़ा अगर हमें ज्यादा रिक्त स्थान मिलता है तो थोड़ा ज्यादा रिक्त स्थान है ना द्रव के कणों के बीच मिलता है, या उसके बाद हमें जो मिलता है वो गैसेज में मिलता है। गैस के कण जो होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, गति करने में स्वतंत्र होते हैं बिल्कुल। अगर यहाँ पर हम एक एक करके चीजों को समझें और एक छोटे से डायग्राम से मैं आपको समझाऊं, जैसे सॉलिड हो गया तो सॉलिड का मैं कोई आपको एग्जांपल दूं तो सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल ऐसे होते हैं कि इनके बीच में गैप करने के लिए, मूव करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। इसके पार्टिकल बिल्कुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से यानी आकर्षण बल से आपस में बंधे होते हैं। कभी जानेंगे हम भी आकर्षण बल क्या होता है। या जैसे द्रव के जो कण है तो द्रव के कण ऐसे हमें देखने को मिलते हैं, थोड़े खुले होते हैं, ये आसपास गति कर सकते हैं, थोड़ा खुला होता है, इनमें गैप होता है। जो गैस के कण होते हैं, गैस के कण को बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, गति करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। इसमें गैस के कण स्वतंत्र होते हैं। ये तीनों चीजों का हमने समझा। जैसे ठोस होता है तो देखो ठोस के एक एक कण के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, बहुत कम गैप है, ठीक है। सबसे कम रिक्त स्थान किसके बीच में, किसके कणों के बीच में होता है, तो ठोस के कणों के बीच में। उससे थोड़ा ज्यादा होता है द्रव के कणों के बीच में रिक्त स्थान, और गैस में तो रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से हम देखते हैं कि जो ठोस है वो हार्ड होता है, द्रव क्या होता है, द्रव में बहाव होता है, और गैस क्या होती है, गैस स्वतंत्र होती है गति करने के लिए। ये इसी कारण होता है। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे हम एक पानी का गिलास लेंगे तो इस पानी के गिलास में हम एक लेवल तक पानी भरते, माना हमने इस पानी के गिलास में यहां तक पानी को भरा, यहां तक हमने इसमें पानी को भरा, और एक लेवल पकड़ के चला कि हमने यहां तक पानी भर रखा है इस गिलास में। इस गिलास में हमने यहां तक पानी को भरा। अब हमने इस गिलास में एनसीईआरटी के एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमने इसमें 2 से 3 चम्मच हमने इसमें डाल दिया, या फिर नमक डाल दिया या चीनी डाल दिया। कोई चीज हमने इसमें बाहर से मिलाई थी, इसमें पानी इस लेवल तक का है, इसमें हमने कोई चीज बाहर से मिलाई थी तो इस पानी का जो स्तर है वो बढ़ना चाहिए था, पानी का स्तर बढ़ना चाहिए था। लेकिन अगर आप इसमें 2-3 चम्मच चीनी या नमक मिलाएंगे तो पानी का स्तर बढ़ेगा नहीं, पानी का स्तर समान रहेगा। इससे क्या पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ये जो नमक या चीनी के कण थे वो उन रिक्त स्थानों में समाहित हो गए, इस वजह से पानी का स्तर बढ़ा नहीं। तो पहली चीज यहाँ पर यह समझनी है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरी बात हम पदार्थ के गुणधर्मों में समझते हैं कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर गतिशील होते हैं यानी कि इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा इनमें होती है, निरंतर गतिशील होती है पदार्थ के कणों का दूसरा गुणधर्म हम लोग समझ रहे हैं। अच्छा, इसे समझने के लिए कैसे हम इसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर भी हम सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक गिलास ले लिया हमने और उस गिलास में हमने एक स्तर तक पानी भर दिया, यहां तक हमने इसमें पानी भर दिया। इस गिलास में हमने इस स्तर तक पानी भर रखा है और इस स्तर को हमने इतना रहने दिया, ठीक है। हमने कहा कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और इस बात को चेक करने के लिए हमने इसमें 2-3 बूंद स्याही डाल दी। जब आप इसमें 2-3 बूंद स्याही डालोगे तो वो स्याही शुरुआत में बस यहीं पर फैलेगी, इतने ही स्थान पर फैलेगी। धीरे धीरे आप देखोगे कि ये जो स्याही है वो पूरे पानी में फैल गई है, और पूरा पानी, जैसे आपने स्याही डाली थी, नीली स्याही डाली थी तो पूरा पानी नीला हो गया है, या फिर आपने लाल स्याही डाली थी तो पूरा पानी लाल हो गया है। उसका कारण ये है कि पदार्थ के कण गति करते रहते हैं, और गति करने के कारण ये इसमें घुल गया, और संपूर्ण विलयन में कुछ समय बाद ये इसका पूरा कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, मैटर्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। दूसरी चीज में ये समझनी है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, मैटर के पार्टिकल्स
लगातार गति करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है मैटर के पार्टिकल्स में। और तीसरी चीज आपको ये समझनी है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखो इसे कैसे समझेंगे कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मान लो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक नल लगा हुआ है, नल बना देता हूं मैं टेम्परेरी। ये हमने एक नल बना दिया, यहां पर इसकी बॉल लगी हुई है, ये इसकी बॉल बना दी। अब ये जो नल है, इस नल से मान लो कि पानी आना शुरू हुआ, पानी ऐसे आएगा नल से, है ना, और नल से पानी आना शुरू हुआ। आपने थोड़ा सा नीचे यहाँ पर अपनी उंगली लगा दी, यहाँ पर आपने उंगली लगा दी, तो ये पानी क्या होगा कि आपकी उंगली के दोनों तरफ फैल जाएगा। ऐसे पानी उंगली के दोनों तरफ फैल जाएगा। अच्छा, नल आपने खोला और नल के थोड़ा सा नीचे आपने उंगली लगा दी, तो जो पानी होगा वो उंगली के दोनों तरफ फैलना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये जो पानी है वापस नीचे जाकर के एक धारा में बहने लगेगा। धीरे धीरे नीचे जाकर के जो दो अलग अलग धाराएं बन गई थी आपकी उंगली लगाने से, वो एक धारा धीरे धीरे एक हो जाएगी, वो दो धाराएं धीरे धीरे एक हो जाएंगी। इससे हमें ये पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है ना, कि आपको इतना ध्यान रखना है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये तो पदार्थ के कुछ बेसिक गुणधर्म होंगे। अब गुणधर्मों के बाद हम लोग समझते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, और पदार्थ की अवस्थाओं को हम एक एक करके समझेंगे। मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें से अभी हम 3 को लेकर के चल रहे हैं। कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर सभी अवस्थाओं को हम इसकी पढ़ेंगे, वहां पर प्लाज्मा और बोसाइन एंड कंडेंसेट को भी पढ़ेंगे। तो पहली अवस्था पदार्थ की होती है ठोस। ठोस यानी कि सॉलिड, सॉलिड, ठीक है। या फिर सबको एक साथ कर लेते हैं। सॉलिड हो गया और इधर हो गया द्रव यानी कि लिक्विड, और एक साइड हम लोग कर लेते हैं गैसेस, है ना, गैस। देखो ठोस, द्रव और गैस तीनों को आपको एक एक करके समझना है। ठोस, द्रव और गैस क्या क्या चीजें होती हैं। एक बार मैं फिर से इसका आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ कि ठोस के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, द्रव के कण कैसे होते हैं, और गैस के कण कैसे होते हैं अंदर बंधे हुए। ठोस के कणों में आपको ये समझना है कि ठोस के कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। मैंने आपको बताया ठोस के कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है, यानी इनके बीच में देख रहे होंगे कि आप गैप बहुत कम है, इनके बीच में गैप बहुत कम है। द्रव के जो कण होते हैं इनमें थोड़ा गैप होता है, थोड़ा खुले होते हैं। ठोस की अपेक्षा थोड़ा अधिक स्वतंत्र इसके कण होते हैं, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सॉलिड थोड़े ज्यादा फ्री टू मूव होते हैं। गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो फ्री टू मूव होते हैं। गैसेस के पार्टिकल आप ऐसे मान लोगे। चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ठोस की क्या क्या विशेषता होती है, तो पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि ठोस की पहली विशेषता है फिक्स शेप। फिक्स शेप यानी कि निश्चित आकार। ठोस सॉलिड में क्या होता है, निश्चित आकार होता है, निश्चित आकार होता है, फिक्स शेप होता है। अच्छा, आपको अगर पूछा जाए कि ठोस की परिभाषा बताइए, ठोस किसे कहेंगे हम लोग, है ना, तो ठोस पदार्थ की वो अवस्था जिसका एक निश्चित आकार होता है, निश्चित बीमाएं होती है और कठोर होता है, असंपीड्य होता है ना, ये हम बोलेंगे कि ये एक ठोस होता है, ठीक। और अगर इंग्लिश मीडियम से आप लोग हो तो सॉलिड की डेफिनेशन लिखोगे कि सॉलिड इज द which state of matter, solid is the which state of matter that constituent particles are strongly bonded with force of attraction। यानी कि
जो आपका ठोस होता है उसके जो कण होते हैं वो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बहुत स्ट्रांगली बंधे होते हैं, है ना। यानी ठोस के कण आपस में देख रहे होंगे आप कि इनके बीच में जो होता है वो होता है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, आकर्षण बल से बंधे होते हैं। ठोस में मैंने आपको पहली चीज बताई कि इसका होता है निश्चित आकार। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि ठोस किसे कहेंगे हम, ठोस जिसका होता है निश्चित आकार हो गया। दूसरी चीज आपको समझना है कि निश्चित विमाएं, निश्चित विमाएं ठोस में क्या होती है, निश्चित विमाएं होती है। एक तो निश्चित आकार होता है, दूसरी बात निश्चित विमाएं होती है। आकार विमाएं यानी फिक्स साइड्स होती हैं, निश्चित आकार होता है, फिक्स साइड्स होती है, ठीक है। तीसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि ठोस जो होते हैं वो कठोर होते हैं यानी रिजिड होते हैं। ठोस जो होते हैं वो कठोर होते हैं यानी रिजिड होते हैं, है ना। और चौथी बात, जो ठोस होते हैं वो ठोस हमारे होते हैं असंपीड्य, असंपीड्य यानी कि इनका नॉट कंप्रेसिबल। असंपीड्य को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे नॉट कंप्रेसिबल। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी लिखेंगे असंपीड्य और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे नॉट कंप्रेसिबल। यानी कि दाब डालने पर हम देखो, असंपीड़न का मतलब क्या होता है अच्छे से समझ लो एक बार। किसी वस्तु पर अगर हमने दाब डाला और दाब डालने पर अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, उसके आकार में परिवर्तन होता है, तो उसे कहते हैं हम संपीड़ित होती है वस्तु। ये वस्तु क्या है कि संपीड़ित है, हमने इसमें दाब डाला और दाब डालने के कारण इसका आकार परिवर्तित हो गया। ठोस का आकार परिवर्तित नहीं होता है दाब डालने पर, इसलिए इसे हम बोलते हैं असंपीड्य, ठीक है। जबकि यहां हम देखेंगे तो द्रव और गैसेस जो होती हैं वो कम संपीड्य होती हैं, गैसेस अधिक संपीड़न होती हैं। इसे इसका जैसे गैस में ज्यादा प्रेशर डालने पर ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। अभी हम एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे, ठीक है। असंपीड़न, संपीड़न का मतलब देखो, असंपीड़न नॉट कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको देखना है देखो, निश्चित आकार, निश्चित विमाएं, कठोर, असंपीड्य होता है। अच्छा, ठोस के उदाहरण जैसे आपका ईंट हो गया, मेज हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ये सभी चीजें ठोस के उदाहरण हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं द्रव पर। देखो, द्रव का क्या होता है, द्रव का ना तो कोई निश्चित आकार होता है, आपको इसमें पहली चीज लिखनी है अनिश्चित आकार। द्रवों में क्या होता है, अनिश्चित आकार होता है, नॉट अ फिक्स शेप, ठीक है। दूसरी चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है कि इसकी कोई फिक्स विमाएं भी नहीं होती है, यानी कि अनिश्चित विमाएं होती हैं, अनिश्चित विमाएं होती हैं। और तीसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें बहाव होता है, टेंडेंसी होती है कि द्रव की टेंडेंसी है कि वो फ्लो होता है, बहाव होता है द्रव में, है ना। और इसे अगर हम देखें तो द्रव जो होता है हमारा वो कम संपीड्य होता है, यानी कि थोड़ा ठोस तो जो होता है हमारा वो असंपीड्य में हो गया, और द्रव जो होता है हमारा वो कम संपीड्य होता है। यहां तक आप लोग समझ चुके। देखो, द्रव किसे बोलेंगे, द्रव जैसे आपका पानी हो गया, दूध हो गया, या कोई भी चीज जो लिक्विड फॉर्म में है यानी द्रवावस्था में है ना, तो वो हो गया हमारा द्रव। द्रव का कोई अनिश्चित, हाँ अच्छा, आपको ध्यान रखना है कि अनिश्चित आयतन, अनिश्चित आयतन यानी कि नॉट अ फिक्स वॉल्यूम। द्रव में कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, इनका अनिश्चित आयतन होता है द्रव में। यहाँ आपको अनिश्चित आकार, अनिश्चित विमाएं, बहाव हो गया, कम संपीड्य हो गया, जैसे हो गया पानी, दूध वगैरह, द्रव के कुछ उदाहरण हो गया, और अनिश्चित आयतन। इंग्लिश मीडियम वाले सारे सुनेंगे एक बार। नॉट अ फिक्स शेप, नॉट अ फिक्स साइज, बहाव होता है, फ्लो की टेंडेंसी होती है, कम संपीड्य होता है, कंप्रेसिबल होते हैं, लो कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। जैसे आपका वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ये एग्जांपल हो गए लिक्विड के। और अनिश्चित आयतन यानी नॉट अ फिक्स वॉल्यूम द्रव में। अब आ जाते हैं हम गैस में। गैस का तो आपको पता है कि पहली चीज तो यही अनिश्चित आकार, अनिश्चित आकार यानी कि नॉट अ फिक्स शेप। दूसरी बात, विमाएं भी अनिश्चित होंगी, अनिश्चित विमाएं, ठीक है।
तीसरा आपको ध्यान रखना है गैसेज में कि इनमें बहाव होता है, गैसेज में बहाव होता है, ठीक है। और इसमें अधिक संपीड़न, ध्यान रखना है कि गैसेज जो होती हैं वो हमारी अधिक संपीड्य होती हैं, यानी कि कंप्रेसेबल होती हैं, ठीक है ना। गैसेज जो होती है हमारी वो अधिक संपीड्य होती है और इनका जो आयतन होता है, आयतन क्या होता है, अधिक आयतन होता है, गैसेज का आयतन अत्यधिक होता है। यहाँ पर आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है गैसेज के बारे में कि गैसेज का भी। अब देखो, द्रव की एक टेंडेंसी होती है कि द्रव को हम जिस बर्तन में रखते हैं वो उसका आकार ले लेता है ना। जैसे पानी को पानी, वाटर बॉटल जिस शेप की होगी, लिक्विड हमारा उसी शेप में आ जाता है ना। या फिर यहाँ पर अभी जैसे हम इनमें प्रेशर डालने पर समझेंगे कि तापमान में वृद्धि करने पर या फिर दाब में वृद्धि करने पर इनकी अवस्थाओं में कैसे परिवर्तन होता है या उन अवस्थाओं में क्या क्या चीजें होती हैं, उन्हें थोड़ा सा हम यहाँ पे समझते हुए चलेंगे, ठीक। तो इतनी चीजें सबके समझ में आ गई। आगे चलें फिर इससे पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि पदार्थ की अवस्थाओं में कैसे कैसे परिवर्तन होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाओं में, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। देखो पदार्थ की अवस्थाओं में कैसे कैसे परिवर्तन होता है, ठीक है ना। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन के लिए सबसे पहले जैसे हम लोग पढ़ते हैं तापमान का प्रभाव, है ना। तापमान बढ़ाने पर पदार्थ की अवस्थाओं में क्या परिवर्तन होता है, थोड़ा इसे समझते हुए चलते हैं। यानी कि हमें समझना है कि मैटर के स्टेट्स में कैसे चेंजेस होते हैं। और सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि टेम्परेचर के बेसिस पे कैसे चेंज होता है मैटर की स्टेट। तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तो मैंने आपको बताया कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं हमारे पास। एक को बोलते हैं सॉलिड, एक को हमने बोल दिया कि यह है हमारे पास लिक्विड, और एक हमारे पास होता है जिसे हम लोग बोलते हैं गैस। इन तीन को लेकर के चलो। देखो ठोस, द्रव और गैस। जब हम किसी ठोस में तापमान में वृद्धि करेंगे, यानी कि ठोस के तापमान में जब वृद्धि करेंगे तो वो उसका अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा और वो लिक्विड अवस्था में चला जाएगा, यानी द्रव अवस्था में चला जाएगा। अब यहाँ पर इतनी चीज समझना कि जैसे ठोस, जैसे हमारे पास आइस है, आइस बर्फ है, जैसे बर्फ को हम गर्म करेंगे तो लिक्विड अवस्था में चला जाएगा, है ना। जैसे फ्रिज से बाहर निकाला तो बाहर के तापमान गर्म है तो गर्म से क्या हो जाता है, पिघल जाता है, पानी बन जाता है, लिक्विड अवस्था में चले गया। और उस लिक्विड को अगर हम गर्म करेंगे तो वाष्प बन के भाप, वेपर बन जाता है, तो वो क्या अवस्था है, गैसीय अवस्था है। यानी कि हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हीट देने पर लिक्विड, सॉलिड, ठोस को हीट देने पर लिक्विड बनेगा, ठोस को गर्म करने पर द्रव बनेगा और द्रव को गर्म करने पर गैस बनेगा, द्रव को गर्म करने पर गैस बनेगा। सॉलिड को हीट देने पर लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट देने पर गैस बनेगा। उल्टा कर लो, इधर गैस को अगर हम लोग ठंडा करते हैं, अगर हम गैस को ठंडा करते हैं तो ये क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है, यानी लिक्विड बन जाता है। और अगर हम लिक्विड को ठंडा करते हैं, जैसे पानी को ठंडा करते हो, टेम्परेचर कम करते हो पानी का, तो वो जम जाता है, बर्फ बन जाता है ना। तो कूल करने पर यानी ठंडा करने पर ये वापस किस अवस्था में आ जाता है, ठोस अवस्था में आ जाता है। तो तापमान का पदार्थ की अवस्थाओं पर ये प्रभाव पड़ता है। आपको ध्यान में रखना है कि ठोस से जब हम गर्म करेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को गर्म करेंगे तो गैस बनेगा। अच्छा, एक एग्जांपल से हम यहाँ पर लेकर के देखते हैं, जैसे आइस यानी आपका बर्फ है। बर्फ को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो इसका क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। और वाटर को अगर हम गर्म करेंगे, पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो इसका भाप बन जाता है, वेपर बन जाता है। और वेपर क्या है, गैस है ना, वाष्पीकृत हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर वेपर बन जाता है, वेपर से वापस अगर हम इसे करेंगे तो इसे कूल
कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, वापस पानी बन जाता है। आप देखते होंगे कि जब खाना बनता है तो प्लेट जो ऊपर रखी होती है खाने के ऊपर, उस पर पानी की बूंदें उसकी सतह पर आपको दिखने को मिलती होंगी, उस मां को सोच लेता है वेपर। अभी हम लोग इवापोरेशन पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे इसकी बूंदें, और वाटर से वापस ये बन जाता है आइस, यानी कि पानी से वापस क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो ये पदार्थ की अवस्थाओं में तापमान का प्रभाव है। तापमान के प्रभाव के बाद हम लोग पढ़ते हैं कि अब अगर हम प्रेशर का इफेक्ट देखें, टेम्परेचर के इफेक्ट के बाद अगर हम दाब का प्रभाव देखें कि पदार्थ की अवस्थाओं में दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो नेक्स्ट लिखोगे दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, अच्छा दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तीन अवस्थाएं मैंने आपको बताई, सेम चीज, ठोस यानी कि सॉलिड, दूसरा मैंने आपको बताया द्रव यानी कि लिक्विड, और तीसरा मैंने आपको बताया गैस, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस। अगर मैं गैस पर ज्यादा प्रेशर डालूंगा, इसमें दाब डालूंगा, जो हमारे पास सिलेंडर होता है, लाइटर होता है, लाइटर वो वाला लाइटर जलाने वाला है ना, जो बीड़ी सिगरेट पीने वाला लाइटर होता है, या फिर हमारे घर में जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर उसमें कौन से फॉर्म में होती है, एलपीजी लिक्विड फॉर्म में होती है ना, तरल में होती है। कैसे होती है, देखो वो है तो गैस, उसके कणों को इतना ज्यादा दबाव दिया जाता है कि उसके कण किस में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। गैस के कणों पर अगर हम लोग दाब बढ़ाएंगे तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, और द्रव के कणों पर अगर हम लोग दाब बढ़ाएंगे तो ये ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। द्रव के कणों को अगर हम लोग दाब बढ़ाएंगे तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। ये ऐसा ही सेम उल्टा कर लो, इधर दाब घटा दो तो इनमें चेंजेस हो जाएंगे। दाब घटाने पर ठोस का, दाब घटाने पर द्रव, द्रव का दाब घटाने पर गैस बन जाएगा। सिंपल सी बात, देखो गैस में दाब बढ़ाने पर द्रव बना, द्रव में दाब बढ़ाने पर ठोस बना। यहाँ पर प्रेशर बढ़ाने में, देखो दाब यानी प्रेशर, इधर से गैस से प्रेशर बनाए तो लिक्विड बना, लिक्विड में और प्रेशर बनाए तो ठोस बन गया, ठीक है, सॉलिड बन गया। अब सॉलिड का प्रेशर कम किया, दाब को कम किया तो ये द्रव बन गया, लिक्विड बन गया, और लिक्विड का प्रेशर कम किया तो ये गैस बन गया। सिंपल सी बात है ना। दाब के प्रभाव को ऐसे ही समझना है हमें। हमारे पास जैसे जो लाइटर होता है, जिसका मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर उसके अंदर जो लिक्विड होती है, उस लिक्विड को अगर हम बाहर निकालेंगे, साइड में जो बटन होता है, बटन को दबाते हैं तो वो जो बाहर निकलता है वो गैस की अवस्था में निकलता है, जबकि उसके अंदर क्या है, द्रव है। आप देखते होंगे कि उसके अंदर द्रव है, वो निकल किस रूप में बाहर आए, गैस के रूप में रहा। हमारे घर का जो सिलेंडर है, जब गैस को जलाते हो तो वो किस रूप में बाहर निकल रहा है, गैस के रूप में बाहर निकल रहा है। ये बात को समझ लेना कि गैस पर दाब बढ़ाने पर वो द्रव बनेगा, द्रव पर दाब बढ़ाने पर ठोस बनेगा, ठीक। तो ये दाब का प्रभाव। अब थोड़ा सा हम टेम्परेचर की चीजों को देख लेते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन चीजों को थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, क्वथनांक, गलनांक, ये सारी चीजें क्या होती है, इन्हें थोड़ा समझते हुए चलते हैं एक एक करके। जैसे तापमान के प्रभाव में हमें एक चीज पढ़नी है ठोस के लिए, जो ठोस चीजें हैं, तापमान का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन सॉलिड्स, ठोस में, है ना, ठोस में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो थोड़ा सा देखते हैं कि ठोस में क्या प्रभाव पड़ता है तापमान का। देखो एक चीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं गलनांक बिंदु, गलनांक बिंदु, गलनांक बिंदु, और इसी गलनांक बिंदु को इंग्लिश में बोल देते हैं मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु या मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। गलनांक बिंदु जिस टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाएगा, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंस में जिस टेम्परेचर पर कोई भी चीज मेल्ट हो जाती है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, है ना। मेल्ट हो जाती है किसी भी चीज पर, यानी कि द्रव में, ठोस से सीधे द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को, यानी ठोस क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। अभी देखेंगे हम यहाँ पर, जैसे हिंदी मीडियम में जो छात्र है वो ध्यान रखेंगे कि किसी ठोस का वह तापमान, किसी ठोस का वह तापमान
जिस तापमान पर ठोस अवस्था से पिघलकर वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। किसी ठोस का वह तापमान जिस तापमान पर वह, यानी कि देखो अब जैसे हमारे पास कोई ठोस है, जैसे हमारे पास एक ठोस ले लेते हैं, आइस ले लेते हैं, लोहा ले लो, जैसे लोहा है, ठीक है। लोहे को कितना टेम्परेचर, लोहा क्या है, सॉलिड है, सॉलिड से इसे हमने लिक्विड में चेंज देखा होगा आपने कई जगह, जब लोहे को ज्यादा गर्म किया जाता है तो पिघल जाता है, पिघल करके किस फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आने लगता है। तो लोहे का हमारे पास जो गलनांक होता है वो 1534 डिग्री सेल्सियस होता है। लोहे का जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्ट यानी इतने टेम्परेचर पर लोहा मेल्ट हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएगी, यानी कि वह तापमान, जिस तापमान पर कोई भी वस्तु ठोस से सीधे द्रव में परिवर्तित हो जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं गलनांक बिंदु या फिर मेल्टिंग पॉइंट, है ना। ये हो गया इसका गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु को अभी हम लोग समझेंगे, जैसे संलग्न को प्रसुप्त ऊष्मा क्या होता है, एक चीज आपके पास आ जाती है कि संलग्न को प्रसुप्त ऊष्मा, जैसे वायुमंडलीय दाब पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 केजी हम ठोस को द्रव में बदलने के लिए हमें जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं संलग्न को प्रसुप्त ऊष्मा, है ना। यानी वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को हमें जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी द्रव में बदलने के लिए, उसे हम लोग बोलेंगे संलग्न को प्रसुप्त ऊष्मा। तो ये हो गया गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु के बाद हम लोग देखेंगे क्वथनांक बिंदु, जिसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। देखना, गलनांक बिंदु किसके लिए होता है, ठोस के लिए। बॉयल क्या होता है, द्रव होता है, तो द्रव के लिए बॉइलिंग पॉइंट, है ना। अब हम बॉइलिंग पॉइंट को समझेंगे, यानी क्वथनांक बिंदु को समझेंगे। क्वथनांक बिंदु क्या है, क्वथनांक बिंदु या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। सेम चीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, जब हम किसी चीज का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड अपनी स्टेट को छोड़ करके अन्य अवस्था में, यानी कि लिक्विड अपनी स्टेट को छोड़ करके गैस की स्टेट ले लेता है, वो टेम्परेचर हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अच्छा, समझते हैं, जैसे हमारे पास जो वाटर होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, या इसी को केल्विन में 373 केल्विन, है ना, 373 केल्विन। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन होता है, 373 केल्विन, है ना। अच्छा, ये इसका मतलब क्या है, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। हम क्या कह रहे हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर इतने टेम्परेचर पर, पानी इतने तापमान पर क्या होगा, उबलने लगेगा, वाष्प बनने लगेगा, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो इसमें सिंपल सा लिखोगे एक लाइन कि वह तापमान जिस पर द्रव अपनी अवस्था को छोड़कर गैस में परिवर्तित हो जाता है। द्रव अपनी अवस्था को छोड़कर गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्वथनांक बिंदु कहते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्वथनांक बिंदु कहते हैं, है ना। ये हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट। जैसे एग्जांपल के लिए पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, पानी का वो टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इसमें हमने समझा कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा हमको समझना है सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वापातन, है ना।
तापमान के प्रभाव में हमें जो तीसरी चीज समझनी है उसे हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। ऊर्ध्वापातन यानी कि सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को समझना है। अच्छा, सब्लिमेशन हम लोग किसे कहते हैं? द्रव की वह अवस्था, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, यानी कोई ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अमोनियम क्लोराइड का जो चूर्ण होता है उसे अगर हम लोग जलाएंगे तो जलाने के बाद वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा, वो सीधे गैस में चेंज हो जाएगा। यानी कि कोई भी चीज, वो कोई भी वस्तु बिना अगर ठोस अवस्था में, बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए, कोई भी वस्तु बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो उसे बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वापातन या सब्लिमेशन। यानी कोई भी चीज, कोई भी मैटर हमारा बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए सीधे हमारा गैस स्टेट में चला जाता है तो उसे बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। सीधे सीधे ये समझना है हमें कि सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा? गैस में चेंज होगा। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होने की जो प्रोसेस है उसे हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, है ना। द्रव से सीधे के सीधे गैस में परिवर्तित होने की। जैसे उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास नेपथलीन की गोलियां हो गई, कपूर हो गया जैसे, है ना। कपूर को अगर हम लोग जलाएंगे, देखो मैंने बताया था कि ठोस की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए हमें उसका तापमान बढ़ाना पड़ता है। तापमान को बढ़ाया अगर हमने कपूर का, तो कपूर पर अगर हमने जलाया तो ये पानी नहीं बने, लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, ये सीधे गैस बन जाएगा, वेपर बन जाएगा इसका सीधे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? सीधे सॉलिड से गैस फॉर्म में चेंज हो गया। जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, इसको गर्म करने पर ये भी सीधे आपका सॉलिड से किसमें चेंज हो जाएगा? गैस। अमोनियम क्लोराइड का जो चूर्ण होता है वो सॉलिड से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वापातन। और इसके विपरीत में एक प्रोसेस होती है जिसे हम लोग बोलते हैं निक्षेपण। इसके विपरीत में एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं हम लोग निक्षेपण, यानी गैस से सीधे ठोस में। इसमें क्या होगा कि गैस से सीधे सॉलिड में, गैस से सीधे सॉलिड में चेंज होने वाली जो प्रोसेस है उसे हम लोग बोलते हैं निक्षेपण। बिल्कुल इसके अपोजिट है। सब्लिमेशन में क्या होता है? सॉलिड से सीधे गैस में चेंज हो जाता है, तो वहां निक्षेपण में क्या हो रहा है? गैस से सीधे सॉलिड में बदल जा रहा है। यानी कि हमारा सीधे सीधे किससे? गैस से, और सीधे किसमें? ठोस में चेंज हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग निक्षेपण, है ना। अच्छा, अब आगे लिखेंगे एक लाइन, आगे इसमें एक लाइन लिखोगे कि दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन का प्रभाव यानी दाब परिवर्तन का प्रभाव। इसमें पहले लिखोगे कि दाब के बढ़ने व तापमान के घटने पर, तापमान के घटने पर, प्रेशर के बढ़ने से वो टेम्परेचर के घटने से, जब प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर घटेगा, घटने से गैस द्रव में बदल जाती है। गैस किसमें बदल जाती है? द्रव में बदल जाती है। यानी जो हमारी गैस होगी वो बदल जाएगी। देखो समझना कि प्रेशर को अगर हम लोगों ने बढ़ाया और टेम्परेचर को कम किया, प्रेशर को बढ़ाया और टेम्परेचर को कम किया, तो जो हमारी गैस है वो सीधे किसमें चेंज हो गई? लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई। गैस से वो सीधे लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई। अब हमारे पास लास्ट चीज इसमें बच जाती है इस चैप्टर में, वो है हमारे पास एवापोरेशन, यानी वाष्पीकरण को हम लोग समझने वाले हैं। एवापोरेशन क्या होता है और फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन, यानी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं एवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। वाष्पीकरण हम लोग किसे कहेंगे?
एवापोरेशन या वाष्पीकरण, है ना। अच्छा, वाष्पीकरण को समझने के लिए हम यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये तुम्हारे पास कोई वाटर गिलास है, मानना ऐसे कोई गिलास है नहीं, ठीक है। मान लो कि ये गिलास है और इस गिलास में तुमने यहाँ तक पानी भर के रखा, सुबह ही भर के रखा, ठीक, पूरे दिन तुमने भर के रखा और इस पानी का जो लेवल था वो यहाँ तक था, पानी का जो स्तर था वो यहाँ तक था, है ना। तुमने सुबह पानी भरा तो इतना भरा था, ठीक। शाम को तुमने वापस चेक किया तो पानी इतना रह गया, ये बीच का पानी गायब हो गया है। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एवापोरेशन बोलते हैं, यानी क्वथनांक से कम बिंदु पर, क्वथनांक बताया था ना मैं तुम्हें, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का गैसीय अवस्था में परिवर्तन होना, द्रव का गैसीय अवस्था में परिवर्तन होना, यानी बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, इससे कम टेम्परेचर पर, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का गैस में चेंज होना, इसे हम लोग बोलते हैं एवापोरेशन, या इसे हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण, है ना। एवापोरेशन या इसे हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण, ठीक। अब हमें समझना है कि वाष्पीकरण क्या होता है, इसकी प्रक्रिया। अच्छा, कौन कौन से कारक ऐसे होते हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, है ना, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से वे कारक होते हैं, कौन कौन से वो फैक्टर होते हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में हमें समझना है कारक एक एक करके, है ना। या तो हम एक्सपोज सरफेस टेम्परेचर, यानी कि अगर हम सतह पर तापमान बढ़ाए, पहले लिखो फर्स्ट लिखो इसमें सतह पर तापमान में वृद्धि, सतह पर तापमान में वृद्धि करने पर। दूसरा इसमें लिखोगे सतह पर तापमान में वृद्धि करने पर, या इसमें लिखोगे सतह का क्षेत्र बढ़ाने पर, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, या फिर इसमें लिखोगे आर्द्रता में कमी करने पर, आर्द्रता में कमी करने पर, आर्द्रता में कमी करने पर, और इसमें लिखोगे वायु की गति में वृद्धि करने पर, वायु की गति में वृद्धि करने पर, गति में वृद्धि करने पर, वृद्धि करने पर, है ना, विंड का जो फ्लो है उसे बढ़ाने पर। यहां लिखोगे तापमान में वृद्धि करने पर, तापमान में वृद्धि यानी कि इसमें लिखोगे कि टेम्परेचर, इसमें पहला फैक्टर लिखोगे टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर इसमें लिखोगे सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, यानी इसमें लिखोगे एक्सपोज सरफेस एरिया, एक्सपोज सरफेस एरिया। और तीसरा है आर्द्रता में कमी, यानी कि इसमें लिखोगे ह्यूमिडिटी, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। और चौथा लास्ट लिखोगे वायु, यानी वायु का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चारों कारक हम लेके चलेंगे। पहली चीज
देख लो तापमान में वृद्धि करने पर। अच्छा, अगर हम तापमान में वृद्धि करेंगे तो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, है ना। अगर हम टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे तो पदार्थ के जो कण होंगे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि आप लिखोगे कि टेम्परेचर में वृद्धि करने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल्स के जो पार्टिकल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मेटल के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। यानी कि तापमान में वृद्धि करने पर, तापमान में वृद्धि करने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। दूसरा आपने लिखा सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, एक्सपोज सरफेस एरिया, यानी कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर। अच्छा बताइए कि देखो सतह, एक चीज यहां पर इसके लिए एग्जांपल समझ लो कि मान लो अभी हमने एक कप में गर्म चाय रखी है, ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ हमने एक प्लेट में गर्म चाय रखी है, ठीक। तो मेरे को बताओ कि देखो कप का क्या है, सरफेस छोटा है, तली छोटी है इसकी, है ना, और इसका सरफेस क्या है, बड़ा है। तो ज्यादा एवापोरेशन किस पे होगा, प्लेट पे होगा, प्लेट से ज्यादा एवापोरेशन होगा। तो तुम्हें लिखना है कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ती है, वाष्पीकरण की दर भी बढ़ती है। यानी कि व्हेन यू एक्सपोज सरफेस एरिया, जब आप सरफेस एरिया को बढ़ाओगे तो एवापोरेशन भी बढ़ेगा, एवापोरेशन भी बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ाने पर एवापोरेशन भी बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता में कमी करने पर, अच्छा ह्यूमिडिटी में कमी करने पर, नमी, आर्द्रता का मतलब क्या होता है, नमी, है ना। अच्छा, गर्मी में भी एक चाय का कप है और ये गर्मी में है और ये सर्दी में है। बताओ वाष्पीकरण की घटना किसमें ज्यादा होगी, गर्मी में ज्यादा होगी या सर्दी में ज्यादा होगी? गर्मी में भी है और सर्दी में भी है, बताओ किसमें ज्यादा होगी? गर्मी में ज्यादा होगी, है ना। यानी कि जल वाष्प की मात्रा अधिक होने से वाष्पीकरण की दर घटती है ना। जल वाष्प की मात्रा यानी कि नमी अधिक होने से, लिखो जल वाष्प की मात्रा, जल वाष्प की मात्रा अधिक होने से वाष्पीकरण की दर घटेगी, वाष्पीकरण की दर घटेगी, और लास्ट चीज आपको इसमें लिखना है वायु की गति में वृद्धि करने पर, वायु की गति में वृद्धि करने पर। और इसमें लिखो जब तुम लोग विंड का फ्लो तेज करोगे तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ती है ना। एवापोरेशन की दर भी बढ़ती है। जब आप लोग विंड का फ्लो तेज करोगे तो विंड का फ्लो तेज करने के साथ साथ एवापोरेशन की जो दर है वो भी बढ़ेगी, है ना। एवापोरेशन की दर भी बढ़ेगी। वायु के गति में वृद्धि करने पर, वायु के गति में वृद्धि करने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ती है। वायु के दर में वृद्धि करने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ती है। चलो आज के लिए इतना ही, और इसका अगला पार्ट हम लोग कल लेकर के आएंगे जिसमें इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, और अगला जब हम नेक्स्ट बात करेंगे वंदरोगा के आगे के जो वीडियोस हम लोग बनाएंगे तो उन वीडियो में हम लोग 2 चैप्टर को एक साथ लेकर के चलेंगे, 9th का भी और 10th का भी। जैसे केमिस्ट्री का हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो 9th और 10th दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे, इससे 2 चैप्टर भी क्लियर हो जाएंगे और ज्यादा चीजों को आप लिंक भी कर पाओगे, जोड़ पाओगे एक दूसरे से। तो आज के लिए इतना ही काफी। अगले वीडियो में कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को तोड़ फोड़ मचाओ, कुछ करो। चलो बंद करो।